हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल वीडियोस में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 7th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 5 के विषय में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि इस वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, जैसा कि किसान खेतों में खेती बाड़ी करते हैं, फसलें उगाते हैं, तो बच्चों मिट्टी में वो सभी फसलें उगती हैं। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, जब मिट्टी में कोई फसल उगती है तो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो पेड़ पौधों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। और इसी वजह से बच्चों मिट्टी में पोषक तत्वों की अपने आप धीरे धीरे कमी होती जाती है। ऐसे में बच्चों जब दोबारा उसी खेत में हम कोई फसल उगाना चाहें तो पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे सब्सटेंस, बहुत सारे पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे कि उस मिट्टी के पोषक तत्वों की भरपाई दोबारा हो सके। तो बच्चों इसी को कहा जाता है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति, राइट। तो बच्चों इसमें एक छोटी सी कहानी भी इसमें दी हुई है बच्चों। जैसे कि राधिका जब अपने निकट के फसल के खेत में भ्रमण कर रही थी, तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। खाद बच्चों, खाद एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमें प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त होता है, जैसे गाय भैंसों के गोबर से, और सड़ी गली पत्तियां, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उससे भी हमें खाद प्राप्त होती है। तो खाद एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति में आवश्यक होता है। तो उसने बगीचे में माली को भी ऐसे ही करते हुए देखा, ठीक है। और जहाँ वे लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे तो वह सोच में पड़ गई कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो गमलों में ये कूड़ा कचरा उसकी नज़रों में, क्योंकि बच्चों की नज़रों में तो कूड़ा कचरा है, क्योंकि उसमें से स्मेल आती है, खाद में से बच्चों स्मेल आती है। तो ऐसे में उसको लगा कि ये कूड़ा इन गमलों में, हमारी क्यारियों में क्यों डाला जा रहा है। बच्चों वो कूड़ा या कोई गंदगी नहीं थी, वो खाद थी। खाद बच्चों प्राकृतिक सब्सटेंसेस जैसे गाय का गोबर और भैंस का गोबर और अन्य जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा प्राप्त पदार्थों से ये खाद का निर्माण किया जाता है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर दो तरह की खाद बताई गई है, एक होती है रासायनिक खाद, एक होती है जैविक खाद, ठीक है बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे हम जैविक खाद की, क्योंकि मैंने ये टॉपिक अभी आपके सामने मैंने रखा हुआ है। तो खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो कि पौधों के अवशेषों और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, राइट। क्योंकि बच्चों मिट्टी में ही पौधे उगते हैं और मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनका उपयोग किया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा। तो जब मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो हम मिट्टी में डालते हैं खाद, जिससे कि पोषक तत्वों की दोबारा भरपूर्ति हो जाती है। और बच्चों उसी तरह दूसरी तरह की खाद जिसे बोला जाता है रासायनिक उर्वरक रासायनिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बच्चों ज़मीन की मिट्टी में जब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी हो जाती है तो उनकी भरपूर्ति के लिए, उनकी पुनः पूर्ति के लिए जो उर्वरक का प्रयोग किया जाता है वो होते हैं रासायनिक पदार्थ, जिनको फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। और इन रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है किसानों द्वारा, ताकि उनके पेड़ पौधों को बहुत अच्छी मात्रा में ये जो पोषक तत्व हैं उनको प्राप्त हो जाएं, राइट। तो खाद बच्चों होती है जैविक पदार्थ जो कि पशुओं के गोबर से और पौधों के अवशेष से प्राप्त होती है, और उर्वरक होते हैं रासायनिक पदार्थ जो कि पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, राइट। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य विकास के लिए मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया अभी। अतः मृदा में इनकी लगातार कमी होती जाती है। तो उर्वरक और खाद, इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे जो तत्व हैं इनकी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ये उपस्थित होते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है खाद में और पेड़ पौधों को पोषण देने में। तो बच्चों मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है, राइट। यही बात मैंने अभी आपको बताई थी। तो पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। बच्चों की सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन की, क्योंकि वायु में भी नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है। बच्चों नाइट्रोजन ये जो गैस होती है हमारे एनवायरनमेंट में 78% के आसपास होती है हमारे वातावरण में, ठीक है। लेकिन वायु में जो उपस्थित नाइट्रोजन है उसका डायरेक्ट उपयोग पेड़ पौधे नहीं कर पाते। इसीलिए बच्चों पेड़ पौधों को पोषित करने के लिए
खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बच्चों एक राइजोबियम नाम का एक जीवाणु भी होता है जो कि चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है ये इन्हीं फलीदार पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित करके इसे विलेय पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस नाइट्रोजन का जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली पेड़ पौधे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो फलीदार पेड़ पौधे होते हैं, उनमें राइजोबियम नाम का ये जो जीवाणु होता है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित करता है और इसको अन्य विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, जिसको कि पेड़ पौधे अवशोषित या प्रयोग में ला पाते हैं, जिससे उनको पोषण मिल पाता है। राइट। और आगे देखो बच्चों, अधिकतर दालें फलीदार पादपों से या पेड़ पौधे से प्राप्त होती हैं, तो राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं और यह सहजीवी संबंध कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो राइजोबियम नाम का जीवाणु वो भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, तो उसको पेड़ पौधों से ही उसको आश्रित उस पर रहना पड़ता है, पेड़ पौधों पर। इसीलिए पेड़ पौधों को भी उनकी ज़रूरत है राइजोबियम की, क्योंकि नाइट्रोजन का अवशोषण भी उनको ही करना है, और लेकिन जीवाणुओं को जो राइजोबियम है उनको भी जीवित रहने की ज़रूरत है, और वो अपना पोषण पेड़ पौधों की द्वारा उनकी मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक सामंजस्य बना होता है, जिसको कहा जाता है सहजीवी संबंध। ठीक है बच्चों, और सहजीवी संबंध के विषय में और बताया हुआ है, जब दो जीवों का मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए एक दूसरे पर परस्पर आश्रित रहते हैं, तो उस संबंध को कहा जाएगा सहजीवी आबंध या सहजीवी संबंध। राइट। तो बच्चों आज का ये कंटेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है, और जो भी कंटेंट इस वर्कशीट में इसमें बताया हुआ है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, और मैं आशा करता हूँ कि जो वर्कशीट जो आपको ये अभ्यास के लिए जो प्रश्न इसमें दिए हुए हैं इसको आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो सारा कंटेंट मैंने आपको समझा दिया है। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना वैल्यूएबल और कीमती वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। और जिस प्रकार बच्चों आप मेरी सभी वीडियो को देखकर मेहनत करते हो, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आज का कंटेंट भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। तो बच्चों इस कंटेंट को लिख लिख के प्रैक्टिस भी करनी है आप सभी को। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बच्चों।